नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बजे अगर आपके घर की छत पर कोई बच्चा दौड़ रहा हो और आपको यह यकीन हो कि आपके ठीक ऊपर वाला फ्लैट पिछले 7 साल से बंद पड़ा है, तो क्या आप यह पता लगाने ऊपर जाएंगे कि वहां कौन है? नोएडा के सेक्टर 137 में बनी सिल्वर ओक हाइट्स नाम की सोसाइटी बाहर से देखने पर बिल्कुल आम हाई राइज सोसाइटी लगती थी। 10 साल पुरानी इमारतें, बीच में छोटा सा पार्क, भूमिगत पार्किंग, 3 टावर और हर टावर में 14 मंजिलें। लेकिन टावर बी में एक चीज बाकी पूरी सोसाइटी से अलग थी। 13वीं मंजिल लोग कहते थे कि वहां रात के बाद लिफ्ट खुद ब खुद रुक जाती है। कभी किसी खाली कॉरिडोर से बच्चों के दौड़ने की आवाज आती थी और सबसे अजीब बात, फ्लैट नंबर B1303 पिछले 7 साल से आधिकारिक तौर पर बंद था। उसका मालिक शहर छोड़ चुका था। घर की बिजली काटी जा चुकी थी। पानी का कनेक्शन भी इस्तेमाल में नहीं था। फिर भी कुछ लोग दावा करते थे कि आधी रात के बाद उस फ्लैट की खिड़की में कभी कभी रोशनी दिखाई देती है। ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर हंस देते थे, लेकिन समीर मल्होत्रा उन लोगों में से नहीं था जिन्हें अंधविश्वास पर जल्दी भरोसा हो जाए। समीर की उम्र 31 साल थी और वह दिल्ली की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर था। उसकी पत्नी नैना 28 साल की थी और घर से ऑनलाइन अकाउंटिंग का काम करती थी। उनकी 7 साल की बेटी इरा थी। इरा शुरू से ही थोड़ी अलग बच्ची थी। वह बहुत कम रोती थी, अजनबियों से घबराती नहीं थी और उसे चीजें याद रखने की असाधारण आदत थी। कौन सी चीज किस जगह रखी थी, कौन सा आदमी किस दिन घर आया था, कौन सी आवाज किसकी थी, वह छोटी छोटी बातें भी याद रखती। समीर को यह आदत प्यारी लगती थी, जब तक एक रात ईरा ने अपने कमरे से आकर वह बात नहीं कही जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस रात नैना रसोई साफ कर रही थी और समीर ऑफिस का कुछ काम खत्म कर रहा था। करीब 11:30 बजे ईरा दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में उसका छोटा सा लाल टेडी बियर था। पापा? समीर ने लैपटॉप से नजर उठाई। हाँ। ईरा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, ऊपर वाले अंकल को बोलो मुझे अकेले मत बुलाया करें। समीर मुस्कुराया। कौन से अंकल? ईरा ने छत की तरफ देखा। वही जो ऊपर रहते हैं। समीर की मुस्कान गायब हो गई। ऊपर तो कोई नहीं रहता बेटा, ईरा ने बिल्कुल सहजता से कहा। रहते हैं। उनके कमरे में बहुत सारे लाल गुब्बारे हैं। नैना रसोई से बाहर आ गई। ईरा, तुम्हें सपना आया था? ईरा ने सिर हिलाया। नहीं मम्मा, मैं अभी उनके घर गई थी। समीर ने तुरंत पूछा, कहाँ गई थी? ईरा ने ऊपर उंगली कर दी, सीढ़ियों से। तुम घर से बाहर गई थी? नहीं। फिर? ईरा कुछ पल चुप रही। उन्होंने दरवाजा खोल दिया था। नैना ने समीर की तरफ देखा। दोनों की आंखों में पहली बार डर की एक हल्की रेखा आई। समीर ने ईरा को पास बुलाया। ईरा, ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई भी बुलाए तुम उसके पास मत जाना, समझी? ईरा ने सिर हिला दिया। लेकिन पापा? क्या? वो अंकल कहते हैं कि मम्मी को उनके बारे में पता है। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ईरा ने टेडी को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा था कि मम्मी बहुत देर से उनका इंतजार कर रही हैं। कुछ सेकंड के लिए कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। बाहर दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। समीर ने खुद को संभाला। चलो अब सो जाओ, उसने ईरा को कमरे तक पहुंचाया। ईरा बिस्तर पर लेट गई। समीर ने लाइट बंद की और दरवाजा आधा खुला छोड़कर वापस आने लगा। तभी पीछे से ईरा की आवाज आई, पापा? समीर रुका। हाँ। अगर ऊपर वाले अंकल फिर आए? वह कुछ पल रुकी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तो आप उनसे पूछना कि उन्होंने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है। समीर ने कुछ नहीं कहा। वह कमरे से बाहर निकल आया। उस रात उसने पहली बार छत की तरफ देखा और उसे लगा शायद ऊपर से कोई बहुत धीमे कदमों से चलकर ठीक उनके बेडरूम के ऊपर आकर रुक गया था। और ठक, फिर दूसरा कदम, ठक, फिर तीसरा, और उसके बाद एक बच्चे के खिलौने की घंटी बजी।
समीर ने नैना की तरफ देखा। नैना भी जाग चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा क्योंकि आवाज ठीक उनके सिर के ऊपर से आई थी। अगली सुबह समीर ने सबसे पहले सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस जाने का फैसला किया। वह वहां पिछले 6 महीनों से रह रहा था, लेकिन उसने कभी टावर की पुरानी कहानियों में दिलचस्पी नहीं ली थी। उस दिन उसने रिसेप्शन पर बैठे सिक्योरिटी सुपरवाइजर से पूछा, भाई B303 किसका है? सुपरवाइजर करीब 55 साल का आदमी था। उसका नाम रघुवीर वाम्बे था। सवाल सुनते ही उसने रजिस्टर से नजर उठाई। क्यों? बस ऐसे ही। ऊपर से रात को कुछ आवाज आई थी। रघुवीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, खाली है। कब से? काफी साल से मालिक। रघुवीर ने कंधे उचकाए। पता नहीं, समीर ने हंसते हुए कहा। पता नहीं कैसे? सोसाइटी रिकॉर्ड में तो होगा। रघुवीर के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई दी। आप रहने दीजिए सर, पुराने फ्लैट का मामला है, आपको क्यों चिंता करनी? समीर की उत्सुकता बढ़ गई। पुराना फ्लैट होने से क्या हुआ? रघुवीर ने जवाब देने के बजाय सामने रखे कंप्यूटर की स्क्रीन बंद कर दी। मुझे नहीं पता सर, सच में। समीर वहां से चला आया, लेकिन बात उसके दिमाग से नहीं निकली। उसने उसी शाम ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और सोसाइटी के पुराने नोटिस देखने शुरू किए। B303 के बारे में सार्वजनिक जानकारी लगभग नहीं थी, लेकिन एक पुराना नोटिस मिला, 7 साल पुराना। उसमें लिखा था कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते फ्लैट को सील्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी माना गया है। समीर ने नैना को वह नोटिस दिखाया। यहां कुछ तो हुआ था। नैना ने मोबाइल देखा। पुलिस केस? शायद। फिर इतना सस्ता क्यों मिला था हमारा फ्लैट? समीर चुप हो गया। वास्तव में यही सवाल उसने कभी खुद से नहीं पूछा था। जिस फ्लैट में वे रहते थे, B12.3, वह मार्केट रेट से लगभग 30% कम में उन्हें मिला था। ब्रोकर ने कहा था कि मालिक को पैसों की जल्दी थी। तब समीर ने ज्यादा जांच नहीं की थी। अब उसे वही बात संदिग्ध लग रही थी। शाम को उसने बिल्डिंग के पुराने निवासी शेखर अंकल्स को ढूंढ लिया। शेखर करीब 70 साल के थे और 10 साल से उसी सोसाइटी में रह रहे थे। समीर ने कैजुअली पूछा, अंकल B1303 के बारे में कुछ जानते हैं? शेखर ने चाय का कप नीचे रखा। किसने पूछा तुमसे? मैं पूछ रहा हूं। शेखर ने तुरंत विषय बदलने की कोशिश की। तुम्हारे घर में सब ठीक है? समीर ने गौर किया। यह सवाल सीधा B1303 से जुड़ा हुआ था। ठीक है। क्यों? शेखर ने कुछ नहीं कहा, फिर उठते हुए बोले, रात के बाद ऊपर मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर वहां से तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, वह दरवाजे पर रुक गए, तो यह मत समझना कि कोई मदद मांग रहा है। समीर को यह जवाब बेतुका लगा। अंकल, साफ साफ बताइए। शेखर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। 7 साल पहले उस फ्लैट में एक आदमी अकेला रहता था। कौन? नाम था विवेक अरोड़ा। क्या हुआ उसके साथ? शेखर ने धीरे से कहा, उसकी मौत हुई थी। समीर ने सांस रोकी। कैसे? पुलिस ने कहा आत्महत्या। और आपको? शेखर ने निगाहें झुका ली। मुझे लगा वह अकेला नहीं मरा था। समीर कुछ पूछ पाता उससे पहले शेखर भीतर चले गए। उसी रात करीब 12:50 पर समीर ने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा, कैमरा डिटेक्टेड मूवमेंट। वह चौंक गया। घर के स्मार्ट कैमरे में मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी। उसने फुटेज खोली। कॉरिडोर दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ नहीं। फिर लगभग 12:51 पर एक छोटी सी आकृति फ्रेम में दिखाई दी। समीर का दिल रुक सा गया। वह ईरा जैसी लग रही थी। छोटा कद, रात का पजामा, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ। वह कैमरे के सामने से निकलकर लिफ्ट की तरफ चली गई। समीर तुरंत ईरा के कमरे में दौड़ा। बिस्तर खाली था। नैना गहरी नींद में थी। समीर ने उसे झकझोरा। नैना उठो। नैना घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? ईरा नहीं है। दोनों पूरे घर में उसे खोजने लगे। तभी ऊपर से एक बच्ची की आवाज आई, बहुत साफ, पापा। समीर ने छत की तरफ देखा। आवाज फिर आई, पापा जल्दी आओ। फिर एक और आवाज, इस बार बहुत धीमी, जैसे किसी आदमी की फुसफुसाहट। उसे वापस लेने मत आना। समीर सीढ़ियों की ओर भागा। 13वीं मंजिल पर जाते समय समीर के पैर कांप रहे थे। लिफ्ट किसी कारण से 12वीं मंजिल पर रुक गई थी। उसने सीढ़ियों का रास्ता लिया।
जितना ऊपर जाता गया उतनी ही अजीब ठंड महसूस होती गई। 12वीं मंजिल तक सामान्य ट्यूबलाइट्स जल रही थीं। 13वीं मंजिल पर पहुंचते ही सारी लाइटें बंद थीं। केवल इमरजेंसी लाइट की लाल चमक थी। कॉरिडोर के अंत में B1303 का दरवाजा था। समीर वहीं रुक गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। इरा? कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे अंदर गया। फ्लैट के अंदर धूल थी, लेकिन उस धूल में एक चीज साफ थी। दूर छोटे पैरों के निशान। वे अंदर से आगे जा रहे थे। समीर ने उनका पीछा किया। हॉल, फिर डाइनिंग, फिर एक संकरी, कॉरिडोर, फिर एक बंद कमरा। दरवाजे के नीचे हल्की पीली रोशनी आ रही थी। समीर ने हाथ बढ़ाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर ईरा बैठी थी। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का टेबल था और टेबल पर लाल रंग के साथ गुब्बारे रखे थे। समीर दौड़कर उसके पास गया। इरा! ईरा ने पीछे मुड़कर देखा। पापा! वह भागकर उसकी गोद में आ गई। समीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम यहां कैसे आई? ईरा ने बिल्कुल सामान्य ढंग से कहा। वो अंकल मुझे लेकर आए थे। समीर ने कमरे में देखा। कोई नहीं था। कहाँ है? ईरा ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। वहां दीवार खाली थी। समीर ने ईरा को उठाया। घर चलते हैं। जैसे ही वह मुड़ने लगा, पीछे से कुर्सी घिसटने की आवाज आई। खरर! समीर जम गया। उसने धीरे से पीछे देखा। टेबल के पास वाली कुर्सी अब खाली नहीं थी। उस पर एक आदमी बैठा था, करीब 40 साल का, पीली कमीज, काले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ, इतना नीचे कि उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। समीर ने ईरा को अपनी छाती से चिपका लिया। तुम कौन हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगली ऊपर उठाई, फिर सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अचानक दिखाई देने लगी। समीर ने तस्वीर देखी। उसमें एक परिवार था। एक आदमी, एक औरत और उनकी करीब 8 साल की बेटी। लेकिन तस्वीर में सबसे डरावनी चीज कुछ और थी। उस लड़की का चेहरा ईरा जैसा था। समीर पीछे हट गया। तभी आदमी ने पहली बार बोलना शुरू किया। आवाज बहुत धीमी थी। तुम्हारी बेटी को उसने बुलाया है? समीर ने पूछा। किसने? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा देखकर समीर की सांस अटक गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। एक आंख बिल्कुल सफेद और होठों पर सूखा हुआ खून। जिसे तुमने दरवाजा समझा है, वह फुसफुसाया। वह दरवाजा है ही नहीं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दीवार पर लगे 7 गुब्बारे एक साथ फूट गए। पट पट पट! इरा चिल्लाई। समीर ने उसे लेकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर गायब था। उसकी जगह एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, थासॉन्टी। समीर ने इरा को और कसकर पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? पीछे से बच्चे के हंसने की आवाज आई। फिर आवाज बदली। एक छोटी लड़की की आवाज। मम्मी कहती थी कि जो भी अंदर आएगा। एक एक करके सभी दरवाजे खुलने लगे। उसे यहां से अकेला नहीं जाने देंगे। समीर की आंखें फैल गईं, क्योंकि हर खुले दरवाजे के पीछे एक परिवार खड़ा था। सभी परिवार चुप। सभी की आंखें समीर पर, और उन सभी के बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी। वह ईरा की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। समीर को लगा कि उसका दिमाग जवाब दे रहा है। एक पल पहले वह पुराने फ्लैट में था। अब उसके सामने एक ऐसा गलियारा था जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। हर तरफ बंद कमरों के दरवाजे। हर दरवाजे पर B1303 और उन दरवाजों के पीछे अलग अलग परिवार, कुछ बूढ़े, कुछ जवान। एक कमरे में एक महिला अपनी गोद में बच्चा लिए खड़ी थी। दूसरे में एक आदमी फर्श पर बैठा था। तीसरे कमरे में 2 बच्चे हाथ पकड़े खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इरा अचानक समीर की गोद से नीचे उतरने लगी। पापा, वो दीदी को मैं जानती हूं। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं जाना। इरा ने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा। उसका नाम माया है।
लड़की मुस्कुराई। तुम्हें याद है मुझे? इरा ने सिर हिलाया। हम सपने में खेलते हैं। समीर ने पहली बार माया को ध्यान से देखा। उसकी उम्र करीब 9 साल होगी। बाल 2 चोटियों में, पुरानी फ्रॉक और बाएं हाथ में लाल रंग का कड़ा। वह समीर की तरफ नहीं, इरा की तरफ देख रही थी। तुम मेरी दोस्त हो? माया ने सिर हिलाया। लेकिन मैं यहां नहीं रहना चाहती, समीर ने पूछा। तो फिर तुम यहां क्यों हो? माया ने धीरे धीरे गलियारे के अंत की तरफ देखा। वहां अंधेरा था, बहुत गहरा, और उस अंधेरे से किसी आदमी के कदमों की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। माया फुसफुसाई, क्योंकि वो किसी को जाने नहीं देता। समीर के गले से मुश्किल से आवाज निकली। कौन? माया ने उसकी तरफ देखा। विवेक। समीर को शेखर की बात याद आई। विवेक अरोड़ा, वही आदमी जिसकी मौत 7 साल पहले हुई थी। लेकिन अगर वह आत्मा यहां थी तो वह इतने लोगों को क्यों रोक रहा था? इरा ने अचानक कहा। वो बुरा नहीं है। समीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? वो बुरे अंकल नहीं है तो कौन बुरा है? इरा ने कोई जवाब नहीं दिया। माया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। समीर जम गया। उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि उसे अपने कंधे के ठीक पास किसी की सांस महसूस हो रही थी। गरम सांस, बहुत भारी, बहुत धीमी। फिर उसके कान के पास एक आवाज आई। तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए? समीर ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी। क्या? जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। समीर ने इरा को देखा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पीछे से हंसी आई। तुम गलत समझ रहे हो। अचानक गलियारे की दीवार पर समीर की पुरानी तस्वीरें दिखाई देने लगीं। उसकी शादी, इरा का जन्म, नैना की पहली नौकरी, उनका पुराना घर। फिर एक तस्वीर आई जिसे देखकर समीर का चेहरा बदल गया। तस्वीर में वह खुद नहीं था, नैना थी, और उसके पीछे डब्बी 3003 का वही कमरा। नैना वहां खड़ी थी, सिर्फ 15 साल की उम्र में। समीर ने घबराकर पूछा, यह कैसे? नैना की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। और अचानक समीर को याद आया, करीब 15 साल पहले नैना के पिता नोएडा के इसी इलाके में काम करते थे। नैना बचपन में एक बार उनके साथ इसी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में आई थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया था कि उसने इस बिल्डिंग के किसी फ्लैट में कदम रखा था। समीर ने ईरा की तरफ देखा। नैना को इस जगह के बारे में क्या पता है? माया ने जवाब दिया, उसे सब याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खुद भूलने की प्रार्थना की थी। उसी क्षण सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। अंधेरा छा गया और कहीं दूर एक बच्चे के रोने की आवाज शुरू हो गई। समीर ने ईरा को पकड़ा। माया! कोई जवाब नहीं आया। अगले पल इमरजेंसी लाइट जली। गलियारा गायब हो चुका था। समीर उसी पुराने कमरे में खड़ा था। ईरा उसकी गोद में थी और सामने दीवार पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर यह डायरी किसी नए परिवार को मिले तो पहले अपनी बच्ची से मत पूछना कि उसने क्या देखा है। अपनी पत्नी से पूछना कि उसने क्या भुलाया है। समीर किसी तरह ईरा को लेकर घर लौट आया। नैना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। तुम दोनों कहां थे? समीर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने दरवाजा बंद किया, फिर ईरा को उसके कमरे में भेज दिया। जब वह वापस आया तो नैना सोफे पर बैठी थी। अब सच बताओ, समीर ने कहा। नैना ने उसकी तरफ देखा। किस बारे में? B3003 के बारे में। नैना के चेहरे का रंग बदल गया। यह पहली बार था जब समीर ने उसकी आंखों में इतना साफ डर देखा। तुम वहां गए थे? हां। ईरा को लेकर? समीर ने सिर हिलाया। नैना उठ खड़ी हुई। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पहले से पता था? नैना चुप रही। समीर की आवाज कठोर हो गई। नैना, मुझे सच बताओ। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से बोली, मुझे सब याद नहीं है। जो याद है वो बताओ। नैना ने आंखें बंद कर लीं। मैं 13 साल की थी।
उसने कहना शुरू किया। पापा उस समय इसी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे। यहाँ सोसाइटी बन रही थी। मैं एक दिन उनके साथ आई थी। शाम को बारिश शुरू हो गई। पापा किसी साइट इंजीनियर से बात करने चले गए और मैं अकेली घूमते घूमते एक अधबने फ्लैट में चली गई। कौन सा फ्लैट? B1303। समीर ने सांस छोड़ी। वहां कोई था? एक आदमी। विवेक? नैना ने सिर हिलाया। मुझे उसका नाम तब नहीं पता था। वह बहुत परेशान था। बार बार कह रहा था कि उसकी बेटी गायब हो गई है। समीर ध्यान से सुनता रहा। उसने मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी, शायद वही माया। फिर मैंने उसे कहा था कि मुझे बाहर जाना है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। नैना की आवाज कांप गई, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ कहा था, अगर कभी मेरी बेटी को देखो तो उसे कहना कि मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर तुमने क्या किया? मैं डर गई। पापा मुझे वहां से लेकर चले गए और उसके बाद? नैना ने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद पता चला कि उस आदमी की मौत हो गई। आत्महत्या। हाँ। और माया लापता। समीर ने पूछा, फिर तुम्हें क्या याद नहीं? नैना ने अपने माथे पर हाथ रखा। उसी रात मुझे सपना आया था। क्या सपना? मैं उसी फ्लैट में थी। माया रो रही थी। वह कह रही थी कि उसका पिता उसे नहीं मारना चाहता था। समीर के चेहरे पर तनाव आया। उसने यह क्यों कहा? नैना ने जवाब नहीं दिया। फिर सपना बदल गया। एक दूसरा कमरा था। वहां कोई आदमी चिल्ला रहा था। कुछ लोग किसी चीज पर बहस कर रहे थे। कौन लोग? मुझे नहीं पता। नैना ने अचानक समीर का हाथ पकड़ लिया। लेकिन एक चीज याद है। क्या? उस कमरे की दीवार पर जमीन का नक्शा था। समीर चौंका। किस जमीन का? यही, पूरी सोसाइटी। कुछ देर खामोशी रही। फिर नैना ने धीमे से कहा, माया गायब नहीं हुई थी समीर। तो उसे किसी ने छुपाया था। उसी समय इरा के कमरे से आवाज आई, 3 बार। टप टप टप। समीर और नैना दोनों दौड़कर कमरे में गए। इरा बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी छोटी चाबी थी। समीर ने पूछा, यह कहां से मिली? इरा ने कहा, माया दीदी ने दी। किस चीज की चाबी है? इरा ने सिर उठाया। आपके घर के नीचे वाले कमरे की। समीर ने हैरानी से पूछा, हमारे घर के नीचे कोई कमरा नहीं है। इरा ने धीरे से मुस्कुराया, है। फिर उसने अपनी छोटी उंगली जमीन की तरफ की। बस दरवाजा दिखाई नहीं देता। अगली सुबह समीर ने सबसे पहले सोसाइटी के पुराने मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की। उसने अपनी ऑफिस की पहचान का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के पुराने नक्शे हासिल किए। नक्शे में B1203 के नीचे कोई कमरा नहीं था, लेकिन पार्किंग लेवल में एक पुराना सर्विस कॉरिडोर दिख रहा था। वह कॉरिडोर अब बंद था। उसका रास्ता सीधे बी टावर के नीचे से होकर मेंटेनेंस शाफ्ट तक जाता था। समीर ने रघुवीर को बुलाया। यह रास्ता कहाँ है? रघुवीर ने नक्शा देखा और कुछ सेकंड चुप रहा। पुराना सर्विस एरिया है, बंद है। क्यों? पता नहीं। आपको पता है? रघुवीर ने गहरी सांस ली। सर, आप यह सब छोड़ दीजिए। मेरी बेटी उस फ्लैट में गई थी। अब मैं नहीं छोड़ सकता। रघुवीर ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, आज रात 11 बजे पीछे वाले पंप रूम में मिलना। रात 11 बजे समीर अकेला वहां पहुंचा। रघुवीर के हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। उसने रजिस्टर खोला। 7 साल पहले की घटना से पहले 3 महीने तक इस बिल्डिंग में पावर फ्लक्चुएशंस की शिकायतें आई थीं। किस वजह से? किसी को नहीं पता। और विवेक यहां का कॉन्ट्रैक्टर था। वह इस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी सिस्टम्स देखता था। समीर का माथा सिकुड़ा। मतलब वह केवल रेजिडेंट नहीं था, उसे बिल्डिंग के हर सर्विस पैसेज का पता था। रघुवीर ने एक पुरानी फोटो निकाली।
उसमें विवेक के साथ एक आदमी खड़ा था। समीर ने पहचानने की कोशिश की। यह कौन है? रघुवीर बोला। तब के डेवलपर का साइट मैनेजर। नाम था राकेश सैनी। अब कहते हैं शहर छोड़ चुका है। रघुवीर ने दूसरी फोटो निकाली। इस बार एक छोटी लड़की थी, माया। उसके पीछे B33 का अधूरा कमरा। यह फोटो कहां से मिली? विवेक के पुराने सामान से। समीर ने फोटो उलट दी। पीछे कुछ लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो नीचे देखना, ऊपर नहीं। समीर के हाथ ठंडे हो गए। नीचे? रघुवीर ने सर्विस कॉरिडोर की तरफ देखा। हां, दोनों पुराने रास्ते से नीचे गए। जंग लगा। दरवाजा मिला। समीर ने इरा की दी हुई चाबी निकाली। चाबी ताले में फिट हो गई। दरवाजा खुलते ही अंदर से बदबू का तेज झोंका आया। रघुवीर पीछे हट गया। मैं यहां नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब गया था वह रुक गया। क्या हुआ था? रघुवीर ने कहा, मैंने एक बच्ची को देखा था। समीर आगे बढ़ा। अंदर बहुत संकरा पैसेज था। दीवारों पर पुराने इलेक्ट्रिकल केबल्स। कुछ जगह पानी रिस रहा था। करीब 20 मीटर आगे एक छोटा स्टोरेज रूम था। दरवाजा खुला था। अंदर लकड़ी के क्रेट्स पड़े थे और बीच में एक पुराना लोहे का ट्रंक। समीर ने ट्रंक खोला। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक कैसेट प्लेयर और कई कागज थे। सबसे ऊपर एक छोटी नोटबुक थी। पहले पन्ने पर विवेक की लिखावट थी। माया को मैंने नहीं छुपाया। उसे उन लोगों ने छुपाया जो समझते थे कि जमीन उनसे कोई नहीं छीन सकता। समीर ने अगला पन्ना पलटा और पहली बार कहानी का असली चेहरा सामने आया। विवेक ने लिखा था कि निर्माण शुरू होने से पहले जमीन पर एक पुराना फार्म हाउस था। वहां रहने वाले परिवार ने दावा किया था कि जमीन उनके नाम थी, लेकिन डेवलपर ने पुराने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमीन पर कब्जा कर लिया था। विवेक को कुछ फर्जी पेपर्स मिल गए थे और माया ने सब देख लिया था, लेकिन उसके बाद नोटबुक के कई पन्ने फाड़ दिए गए थे। अंत में केवल एक लाइन बची थी, माया जिंदा है। अगर यह पढ़ रहे हो तो 1303 के अंदर मत ढूंढना। समीर ने कांपती आवाज में कहा। तो वह कहां है? उसके पीछे एक बच्चे की आवाज आई, बहुत पास। समीर पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैसेट प्लेयर अपने आप चल चुका था। पुरानी रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज थी, विवेक की। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझना कि मैंने जो देखा है उसे दबाने की कोशिश होगी। माया को उन्होंने उस कमरे में बंद किया था जहां कोई कैमरा नहीं था। फिर रिकॉर्डिंग में चीख सुनाई दी और उसके बाद सिर्फ एक शब्द, बचाओ। समीर के हाथ से कैसेट प्लेयर गिर गया। उसी क्षण स्टोरेज रूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया। रघुवीर बाहर था। समीर ने दरवाजा पीटा। रघुवीर! कोई जवाब नहीं। फिर उसे याद आया कि वह इस कमरे में अकेला आया था। अचानक ऊपर की पाइप्स में कंपन शुरू हुआ। दीवार से पानी की बूंदें गिरने लगीं। 1, 2, 3। फिर वे बूंदें नीचे फर्श पर लाल दिखाई देने लगीं। समीर पीछे हट गया। उसे सामने दीवार पर छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी। माया, तुम यहां क्यों आई? समीर ने पूछा। परछाई ने जवाब दिया, मैं नहीं आई। फिर मुझे लाया गया था। किसने? परछाई ने पीछे वाले कोने की तरफ देखा। जिन्हें घर चाहिए था। दीवार पर अचानक कुछ दृश्य उभरने लगे। पुराने समय का कंस्ट्रक्शन साइट, एक मजदूरों का झुंड, राकेश सैनी विवेक और एक बच्ची माया। विवेक चिल्ला रहा था, यह जमीन उसकी है। राकेश ने उसे धक्का दिया। दस्तावेज हमारे पास हैं। माया रो रही थी। पापा, मुझे घर जाना है। विवेक उसकी तरफ दौड़ा। तभी 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। दृश्य अचानक धुंधला हो गया। फिर दूसरा दृश्य, एक छोटा सर्विस रूम, माया अंदर बंद। वह दरवाजा पीट रही थी। पापा! बाहर से आवाज आई। कल तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। समीर की आंखों में आंसू आ गए।
विवेक ने उसे बचाने की कोशिश की थी। माया की परछाई ने सिर हिलाया। उसने पुलिस को बताने की कोशिश की, फिर उसकी मौत, उसे मार दिया गया। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो सुसाइड नहीं था? माया की परछाई ने कहा। नहीं। फिर अचानक दीवार पर तीसरा दृश्य आया। नैना 13 साल की, वह इसी सर्विस कॉरिडोर में खड़ी थी। उसने माया को देखा था। वह उसे पानी देने की कोशिश कर रही थी। माया ने उससे कहा, मेरे पापा को बुलाओ। नैना रो रही थी। फिर दूर से कदमों की आवाज आई। नैना डर कर भाग गई। समीर समझ गया, नैना ने माया को भुलाया नहीं था, उसने बस खुद को मजबूर किया था कि वह सब भूल जाए। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। रघुवीर वहां खड़ा था। सर, जल्दी चलिए। क्यों? रघुवीर की आंखों में डर था। आपकी बेटी। दोनों ऊपर भागे। घर में नैना ईरा को ढूंढ रही थी। ईरा कहीं नहीं थी। समीर का दिल बैठ गया। उसने बाथरूम, बेडरूम, बैल्कनी सब देखा। फिर उसे ऊपर से आवाज आई, हंसी। लेकिन इस बार हंसी सिर्फ ईरा की नहीं थी, कई बच्चों की आवाजें थीं। समीर सीढ़ियों से भागा। 13वीं मंजिल का दरवाजा खुला था। अंदर तेज रोशनी थी। बी थर्नो थी। पहली बार पूरी तरह प्रकाशित दिख रहा था और हॉल में ईरा खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी था, चेहरा झुका हुआ। समीर चिल्लाया, ईरा! वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा। यह विवेक नहीं था, यह राकेश सैनी था। और अब उसे देखकर समीर समझ गया कि ईरा को ऊपर किसने बुलाया था, क्योंकि राकेश की आत्मा अकेली नहीं थी। उसके पीछे 4 और परछाइयां खड़ी थीं, सभी लोगों की जिन्हें उस जमीन के लिए रास्ते से हटाया गया था। राकेश मुस्कुराया। तुम बहुत देर से समझे। समीर आगे बढ़ा। मेरी बेटी को छोड़ दो। बेटी? राकेश हंसा। तुम्हें लगता है वह सिर्फ तुम्हारी बेटी है? समीर रुक गया। राकेश ने ईरा की तरफ देखा। उसमें वही चीज है जो माया में थी। क्या? याद रखने की ताकत। नैना भी ऊपर पहुंच चुकी थी। ईरा को देखते ही वह दौड़ी। ईरा! लेकिन राकेश ने हाथ उठाया। नैना को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। वह जमीन पर गिर पड़ी। मम्मा! ईरा चिल्लाई। समीर ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। उसे छोड़ दो। राकेश ने कहा, सालों से एक ही गलती कर रहे हो। तुम लोग ऊपर देखते हो, जबकि असली कहानी नीचे है। समीर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दरवाजा। कौन सा? राकेश ने फर्श की तरफ इशारा किया। वही जिसे तुम्हारी बेटी ने खोज लिया। हॉल के बीच में लकड़ी का फर्श था। समीर ने पहली बार देखा कि उसके बीच में एक गोल धातु की रिंग लगी थी। उसने ईरा की तरफ देखा। ईरा ने धीरे से सिर हिलाया। पापा, यही है। राकेश बोला, इसे खोलो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह चीज है जिसके लिए विवेक मरा था। समीर समझ गया। फर्जी जमीन के दस्तावेज, सबूत। राकेश उन्हें नष्ट करना चाहता था, लेकिन सवाल था, उसे इतने साल बाद भी उन कागजों की चिंता क्यों थी? फिर राकेश की आत्मा ने एक और रहस्य बताया। मेरा मरना आखिरी मौत नहीं थी। पीछे खड़ी परछाइयों में से एक आदमी आगे आया। वह सोसाइटी के पुराने डेवलपर का सुरक्षा गार्ड था। उसने फुसफुसाकर कहा, विवेक के बाद भी 3 लोगों ने सच जान लिया था। दूसरी परछाई बोली, उनमें से 2 गायब हो गए। तीसरी, एक ने अपनी जान ले ली। नैना ने रोते हुए कहा, तो यह जगह इतनी खतरनाक क्यों है? राकेश ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यहां सिर्फ आत्माएं नहीं हैं। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या है? यादें। अचानक कमरे की सभी दीवारों पर पुराने दृश्य उभर आए। दर्जनों लोग, वर्षों पुराने। किसी का रोना, किसी की चीख, किसी की मदद की पुकार। जैसे बिल्डिंग की दीवारों ने हर घटना को अपने अंदर जमा कर लिया हो। ईरा ने आंखें बंद कर लीं। पापा, क्या हुआ? मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।
समीर ने कहा। उनकी तरफ मत देखो। इरा ने सिर हिलाया। लेकिन वो डरे हुए हैं। उसने आंखें खोली। वो मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें घर जाना है। राकेश अचानक बेचैन हो गया। चुप। वह इरा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक और आवाज आई, बहुत शांत, उसे मत छूना। सबने मुड़कर देखा। माया खड़ी थी। उसके साथ विवेक भी था। पहली बार विवेक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान। उसने राकेश से कहा, तुमने बहुत साल दूसरों को डरा कर रखे, अब खत्म करो। राकेश गरजा, तुम्हें लगता है मैं यहां अकेला हूं? विवेक बोला। नहीं। उसने नीचे की तरफ देखा। फर्श के नीचे से आवाज आने लगी, ढक ढक ढक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर एक आवाज आई, एक बहुत बूढ़ी औरत की, मेरे बच्चे। माया ने आंखें बंद कर लीं। वो आ गई। समीर ने पूछा, कौन? माया ने कहा, जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था। फर्श के नीचे से एक हाथ बाहर आया, सफेद, बहुत पतला, और उसकी उंगलियों में पुराना चांदी का कड़ा था। राकेश पहली बार सचमुच डर गया। नहीं, हाथ ने फर्श को पकड़ा। लकड़ी की पट्टियां टूटने लगीं और नीचे से एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसके होंठों पर सिर्फ एक सवाल था, मेरी बेटी कहाँ है? कमरे में हर आवाज बंद हो गई। राकेश पीछे हट गया। माया उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी। नानी। समीर को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़ी आत्मा ने माया की तरफ हाथ बढ़ाया। तू बच्ची नहीं थी। माया रोने लगी। नानी। नैना कांपती आवाज में बोली, ये कौन है? विवेक ने जवाब दिया, माया की नानी। फिर उसने कहानी पूरी की। माया उस जमीन पर रहने वाले पुराने परिवार की आखिरी बच्ची थी। उसका परिवार डेवलपर से जमीन खाली करने को तैयार नहीं था, लेकिन पेपर वर्क बदल दिया गया। फिर दबाव बढ़ा। विवेक, जो उस समय कॉन्ट्रैक्टर था, सच जान गया। उसने माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन राकेश और उसके लोगों ने उसे पकड़ लिया। माया को सर्विस रूम में बंद किया गया। वह बच नहीं सकी, लेकिन उसकी नानी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं मर गई थी। उनकी मौत कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई और उस जमीन पर बनी इमारत ने उनकी यादों को अपने भीतर कैद कर लिया। माया की आत्मा ने कहा, हम बदला नहीं चाहते थे। समीर ने पूछा, तो क्या चाहते थे? बस कोई सच बता दे। राकेश ने चीख कर कहा, झूठ। विवेक उसकी तरफ बढ़ा। सच से ज्यादा तुम्हें डराता क्या है? राकेश पीछे हटता गया। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। एक पल में वह इंसान जैसा दिखा। अगले पल उसका चेहरा फट गया। उसने नैना की ओर देखा। तुमने सब देखा था। नैना कांप रही थी। मैं बच्ची थी, फिर भी तुमने देखा। मैं डर गई थी, राकेश ने कहा, और अब तुम्हारी बेटी भी वहीं देख रही है। इरा आगे बढ़ी। नहीं। सभी आत्माएं उसकी तरफ देखने लगीं। इरा ने कहा, मैं आपको नहीं डरती। समीर ने तुरंत उसे पीछे किया, लेकिन इरा ने हाथ छुड़ा लिया। वह फर्श के बीच बनी दरार के पास गई। माया दीदी ने कहा था कि डर को नाम देने से वो छोटा हो जाता है। उसने राकेश की तरफ देखा। आपको किस चीज का डर है? राकेश चुप। इरा ने फिर पूछा, आपको डर है कि लोग आपको याद रखेंगे? राकेश का चेहरा विकृत हो गया। मुझे अकेले रहने से डर लगता है। इरा ने शांत आवाज में कहा, तो आपने सबको अपने साथ क्यों रखा? राकेश की आंखों में पहली बार आंसू आए, क्योंकि कोई मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। विवेक ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उससे तुम्हें दूसरों के साथ वही करने का अधिकार नहीं मिला। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। नैना ने समीर का हाथ पकड़ लिया। हमें जाना होगा। लेकिन राकेश ने आखिरी बार हाथ उठाया। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में केवल ईरा की आवाज आई, पापा। हाँ, नीचे देखो। समीर ने जमीन की तरफ फ्लैशलाइट डाली। फर्श टूट चुका था।
नीचे एक पुरानी कंक्रीट कैविटी थी, उसमें लकड़ी का बक्सा रखा था। समीर नीचे उतर गया। बक्से के अंदर दर्जनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, पुरानी तस्वीरें, हस्ताक्षर और एक वीडियो कैमरा। वह समझ गया, यही वह सबूत था जिसके लिए विवेक मारा गया था। लेकिन साथ में एक छोटी बच्ची की लाल चूड़ी भी थी, माया की। वह चूड़ी उठाते ही समीर को अचानक कानों में बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई दी। हमें घर जाना है, मुझे माफ करना, मेरे बच्चे को ढूंढो, सच बता दो। समीर की आंखों से आंसू निकल आए। वह ऊपर आया। माया ने उसकी तरफ देखा। अब हमें जाने दोगे? समीर ने कहा। हाँ। माया मुस्कुराई, लेकिन राकेश अभी वहीं था। वह चिल्लाया, नहीं, और उसने इरा की तरफ झपट्टा मारा। उसी क्षण विवेक उसके सामने आ गया। दोनों आत्माएं आपस में भिड़ी। कमरा इतनी तेजी से कांपने लगा कि सीलिंग से प्लास्टर गिरने लगा। समीर ने नैना और इरा को बाहर निकाला, लेकिन विवेक और राकेश की लड़ाई अब इंसानी लड़ाई नहीं रही थी। सीढ़ियों में पहुंचते ही समीर ने पीछे से जोरदार आवाज सुनी। धड़ाम। पूरी 13वीं मंजिल की बिजली चली गई। फिर ऊपर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आईं। नैना ने कहा, समीर, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ। उन्होंने नीचे जाकर तुरंत पुलिस को फोन किया। लेकिन समीर एक बात जानता था, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। वह फिर ऊपर जाने लगा। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। मत जाओ, मुझे वह सबूत नीचे लाना है। तुम्हें नहीं पता अंदर क्या है। समीर ने इरा की तरफ देखा। इरा चुपचाप खड़ी थी। उसने कहा, पापा, इस बार अकेले मत जाना। समीर कुछ समझ पाता उससे पहले रघुवीर बोला, मैं साथ चलूंगा। दोनों ऊपर गए। अब B303 का दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ टूटा हुआ फर्नीचर, माया की फोटो और बीच में रखा हुआ बक्सा। समीर ने बक्सा उठाया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, सामने खिड़की में विवेक दिखाई दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, नीचे मत जाना। समीर रुका। क्यों? विवेक ने कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। वहां फर्श पर पानी फैल रहा था, लेकिन पानी नीचे नहीं जा रहा था। वह सीढ़ियों की उलटी दिशा में बह रहा था। ऊपर समीर ने देखा, पानी ऊपर की तरफ जा रहा था। रघुवीर पीछे हट गया। सर, फिर बिजली अचानक वापस आ गई और कॉरिडोर सामान्य हो गया। विवेक गायब था। समीर ने कहा, चलो। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे, 13वीं मंजिल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नीचे पहुंचने पर पुलिस पहले से मौजूद थी। इंस्पेक्टर अदिति राठौर मान ने समीर से पूरी बात सुनी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे। अगर ये जेन्युइन है तो मामला सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं है। समीर ने सिर हिलाया। मुझे भी अब यही लगता है। पुलिस ने बिल्डिंग रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए। पुराने डेवलपर के खिलाफ जांच शुरू हुई और अगले 2 दिनों में सबसे बड़ा सच सामने आया। 7 साल पहले विवेक की मृत्यु सुइसाइड नहीं थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उस समय इन्फ्लुएंस के कारण केस बंद कर दिया गया था। माया के नाम की कोई ऑफिशियल डेथ एंट्री नहीं थी। उसे मिसिंग माना गया था और पुराने सर्विस रूम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स और वीडियो ने पूरी कहानी बदल दी। वीडियो में राकेश और उसके 2 साथी साफ दिखाई दे रहे थे, माया को बंद करते हुए, विवेक से कागज छीनते हुए, और आखिरी रिकॉर्डिंग में विवेक कह रहा था, अगर यह वीडियो किसी को मिले तो माया को ढूंढना। पुलिस ने पुराने आर्काइव रिकॉर्ड्स खंगाले। एक पुराने म्यूनिसिपल रजिस्टर में 7 साल पहले नहीं, 8 साल पहले की एक एंट्री मिली, एक बच्ची के बारे में। नाम माया सक्सेना, लेकिन तस्वीर नहीं थी। समीर ने पूछा, माया के माता पिता? अधिकारी ने कहा, यहां एक नाम है। कौन? सुचित्रा सक्सेना। नैना ने वह नाम सुना तो अचानक उसके चेहरे पर पहचान दिखाई दी। सुचित्रा? समीर ने पूछा, तुम जानती हो? नैना ने धीरे से कहा, ये मेरी स्कूल की टीचर थीं। कमरे में सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं।
नैना ने कहा। और उनकी बेटी? वह कुछ सेकंड चुप रही। माया थी। समीर को लगा जैसे पूरी कहानी एक ही क्षण में जुड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर माया सच में 8 साल पहले गायब हुई थी, तो 7 साल पहले विवेक की मौत के बाद उसकी आत्मा किसके पास थी? अगली रात जवाब मिल गया। इरा अपने कमरे में सो रही थी। रात 2:13 पर नैना की नींद खुली। उसे इरा के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आई। नैना ने दरवाजा खोला। इरा सो रही थी, लेकिन उसके कमरे में एक छोटी लड़की बैठी थी, माया, और वह कह रही थी, मम्मी, अब घर चलें। नैना डर से पीछे हट गई, लेकिन माया ने उसे देखकर मुस्कुराया। अब मुझे डर नहीं लगता। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में माया हो? माया ने सिर हिलाया। हाँ, तुम कहाँ थी? माया ने इरा की ओर देखा, जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। नैना धीरे धीरे आगे आई। क्या तुम्हें विवेक ने बचाया था? नहीं, माया ने कहा। विवेक ने कोशिश की थी। फिर जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था, वहां नीचे पानी भर गया था। नैना की सांस अटक गई। तुम? माया ने सिर झुका लिया। मैं बहुत देर तक पापा को पुकारती रही। फिर मुझे कुछ याद नहीं। नैना रोने लगी। मुझे माफ कर दो, माया ने शांत भाव से कहा। आपने क्या किया था? नैना ने सिर उठाया। मैं भाग गई थी। आप बच्ची थी। यह सुनकर नैना चुप हो गई। माया ने कहा, आपने मुझे भूलने की कोशिश की क्योंकि आपको डर था, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे याद रखा। इरा ने नींद में ही कहा, माया दीदी अच्छी है। माया ने उसकी तरफ देखा। मुझे जाना है। नैना ने पूछा, कहां? मम्मी के पास। वो कहां है? माया ने खिड़की की तरफ देखा, जहां से कोई आवाज नहीं आती, और वह गायब हो गई। अगले दिन पुलिस ने उस पुराने सर्विस रूम को फिर से खोला। इस बार फॉरेंसिक टीम भी गई। नीचे कंक्रीट के पीछे एक सील्ड कैविटी मिली। उसमें छोटे आकार के पुराने कपड़ों के टुकड़े मिले। कुछ हड्डियां भी मिली। माया की पहचान डीएनए से हुई। उसकी मां से मिलान किया गया। कई सालों से चल रहा रहस्य आखिर सच में खुल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में पता चला कि सर्विस कॉरिडोर के नीचे एक पुरानी अंडरग्राउंड टैंक स्ट्रक्चर थी। निर्माण से पहले वहां एक पानी का स्टोरेज वेल था। विवेक ने अपनी डायरी में लिखा था कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले वहां कई पुरानी वस्तुएं मिली थीं। डेवलपर ने उन्हें बिना जांच करवाए बंद कर दिया था। उनमें मानव अवशेष भी थे। मतलब माया से बहुत पहले भी वहां कुछ हुआ था। समीर ने यह बात सुनी तो उसे याद आया। माया ने एक बार कहा था कि वह बहुत पहले से वहां थी। इंस्पेक्टर अदिति ने कहा, हमें उस पुराने हिस्से की भी खुदाई करनी होगी। खुदाई शुरू हुई। 3 दिन तक कुछ नहीं मिला। चौथे दिन मशीन की ड्रिल अचानक नीचे धंस गई। एक गोल ईंटों की पुरानी दीवार सामने आई। पुराना कुआं, उसके अंदर कई कंकाल मिले। लेकिन सबसे विचित्र चीज एक छोटी पीतल की घंटी थी। उस पर खुदे थे 2 शब्द, घर लौटो। उस रात समीर को पहली बार लगा कि शायद सुपरनैचुरल कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आत्माएं नहीं, बल्कि वे अधूरे लोग हैं जिन्हें किसी ने कभी ठीक से विदा नहीं किया। सोसाइटी के लोगों ने पूजा करवाई। पुराने अवशेषों का अंतिम संस्कार हुआ। माया और विवेक की तस्वीरें उनके परिवारों को दी गईं। राकेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और B303 को पूरी तरह सील कर दिया गया। कुछ महीनों तक सब शांत रहा। ईरा ने कभी माया का नाम नहीं लिया। रात को कोई आवाज नहीं आती थी। समीर को लगा शायद आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक रविवार की सुबह ईरा ने ब्रेकफास्ट टेबल पर पूछा, पापा, B303 के नीचे जो कमरा है? समीर चौंका। हाँ, उसमें एक आदमी अभी भी बैठा है। नैना के हाथ से चम्मच गिर गया। कौन आदमी? ईरा ने कहा। विवेक। अंकल नहीं। समीर की रीढ़ में ठंड उतर गई। फिर कौन? ईरा ने खिड़की से बाहर देखा, जिसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा।
समीर ने तुरंत पूछा, तुमने उसे कहाँ देखा? ईरा ने कहा, कल रात। तुम सपने में थी? नहीं। तो? वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। नैना ने ईरा को गले लगा लिया। समीर समझ गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय जांच करने का फैसला किया। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स दोबारा पढ़ी। कुएं से मिले अवशेषों में कम से कम 4 अलग अलग लोगों की हड्डियां थीं, एक किशोर की, 2 वयस्कों की और एक महिला की। उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला कि जिस जमीन पर सिल्वर ओक हाइट्स बना था, वहां कभी एक छोटा फार्म हाउस था। फार्म हाउस का मालिक था हरिदत्त सक्सेना। उसके परिवार में कई लोग रहते थे। एक विवाद के बाद पूरा परिवार गायब हो गया था, मगर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। समीर ने शेखर अंकल से पूछा। इस बार बूढ़े आदमी ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद बताया, उस जमीन की सबसे पुरानी कहानी किसी डेवलपर की नहीं है। तो किसकी है? एक परिवार की। उन्होंने बताया कि करीब 40 साल पहले हरिदत्त के परिवार की एक लड़की गायब हुई थी। गांव में कहा गया कि वह भाग गई, लेकिन कुछ बूढ़े लोग मानते थे कि उसे उसी पुराने कुएं के पास आखिरी बार देखा गया था। नाम? सरोज। समीर ने पूछा, क्या उसके परिवार का कोई सदस्य बचा था? शेखर बोले, एक लड़का, छोटा भाई। नाम? शेखर ने आंखें सिकोड़कर याद किया। विवेक नहीं, उससे बहुत पहले की बात है। नाम था देवेंद्र। समीर के हाथ ठंडे हो गए। राकेश के डॉक्यूमेंट्स में एक नाम था, देवेंद्र सैनी, राकेश का पिता। यानी पूरी कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही थी। देवेंद्र ने जमीन का विवाद शुरू किया था। राकेश ने उसी लालच को आगे बढ़ाया। विवेक ने सच खोजा। माया ने उसे देखा और फिर सब मरते गए। समीर ने पूछा, क्या देवेंद्र अभी जिंदा हैं? शेखर ने सिर हिलाया। नहीं, 10 साल पहले मर गए। कहां? उसी पुराने फार्म हाउस की जगह के पास। समीर ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ नहीं था। देवेंद्र की मौत नेचुरल डेथ मानी गई थी। फिर भी एक सवाल था, अगर देवेंद्र मर चुका था तो ईरा जिस आदमी को देख रही थी वह कौन था? उस रात समीर ने अपनी बैल्कनी से नीचे देखा। पुराने कुएं की जगह अब एक छोटा गार्डन बना था। रात 1:45। नीचे हल्की धुंध थी। एक आदमी वहां खड़ा था, लंबा काला कोट, हाथ में पुरानी लालटेन। समीर ने आंखें मलकर देखा। वह आदमी ऊपर उसकी तरफ देख रहा था। चेहरा साफ नहीं था। समीर ने नैना को बुलाया। देखो। नैना ने नीचे देखा। आदमी गायब था, लेकिन गार्डन की मिट्टी में 2 गहरे पैरों के निशान थे। सुबह समीर नीचे गया। वहां सिर्फ निशान नहीं थे, एक पुरानी लोहे की लालटेन पड़ी थी, उस पर खुदा था डी। समीर ने पुलिस को बताया। जांच शुरू हुई और उसी शाम आर्काइव से एक पुरानी फोटोग्राफ मिली। उसमें देवेंद्र सैनी था, युवा उम्र में। उसके हाथ में वही लालटेन। समीर ने तस्वीर ईरा को दिखाई। ईरा ने उसे देखते ही कहा, यही है। कौन? जिसे मैंने रात देखा था। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर ईरा ने तस्वीर के पीछे उंगली रखी। पापा, क्या? इसके पीछे एक और फोटो है। समीर ने कागज की परत हटाई। पीछे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर चिपकी थी। उसमें 6 लोग खड़े थे, एक परिवार, और उनके पीछे एक कुआं। तस्वीर के नीचे तारीख थी 14 जुलाई 1934 और किनारे लाल स्याही से लिखा था, आज आखिरी रात है। उस तारीख से अगले दिन पूरा परिवार गायब हो गया था। पुलिस रिकॉर्ड में मामला कभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट्स में एक हैंड रिटन स्टेटमेंट मिला देवेंद्र के छोटे भाई का। उसमें लिखा था कि परिवार के भीतर जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने जमीन बेचने की योजना बनाई, कुछ ने विरोध किया और उसी रात 3 लोग गायब हो गए। बाद में कहा गया कि वे दूसरे शहर चले गए,
लेकिन उनके नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में दोबारा नहीं मिले। समीर ने पूछा, क्या यह सब उसी कुएं से जुड़ा है? शेखर ने कहा, शायद, लेकिन इरा ने जो कहा वह इससे भी डरावना था। नहीं पापा। समीर ने उसकी तरफ देखा। फिर कुआं लोगों को नहीं रखता? तो लोग कुएं को रखते हैं। समीर समझ नहीं पाया। इरा ने कहा, वो लोग अपने डर को उसमें डालते हैं। उसी रात B303 की सील टूटी हुई मिली। पुलिस ने कहा कि शायद किसी ने अंदर प्रवेश किया था। कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, एक घर खाली होने से इतिहास खाली नहीं होता। समीर ने यह पढ़ा तो उसे लगा कोई जीवित आदमी यह सब कर रहा है। गोस्ट स्टोरी के पीछे शायद एक इंसान छिपा है। उन्होंने बिल्डिंग सिक्योरिटी फुटेज चेक की। रात 2:08 पर एक व्यक्ति अंदर जाता दिखा। चेहरा कैप और मास्क से ढका था, लेकिन उसकी चाल पहचानने योग्य थी। वह रघुवीर था। समीर को यकीन नहीं हुआ। उसने रघुवीर से सामना किया। आप वहां क्यों गए थे? रघुवीर लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं माया को जानता था। समीर चौंक गया। आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डरता था। किससे? देवेंद्र के लोगों से। रघुवीर ने बताया कि वह उस निर्माण स्थल पर गार्ड था। उसने माया को बंद कमरे में देखा था। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे धमका दिया गया। बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह वर्षों तक चुप रहा। लेकिन आप B1303 में वापस क्यों गए? रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहां एक कैसेट रह गई थी। कौन सी? जिसमें माया की मां की आवाज थी। समीर ने पूछा, क्या उसमें कुछ था? रघुवीर बोला, उसने कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो असली जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड उसी कुएं के नीचे छुपा है। अब सब कुछ फिर जुड़ गया। देवेंद्र ने दस्तावेज छुपाए थे। माया के परिवार को हटाया गया। कुएं को बंद किया गया। फिर नया कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी था, इरा को यह सब कैसे पता था? रघुवीर ने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ बच्चे उन जगहों की बातें सुन लेते हैं जहां बड़े लोग देखना बंद कर देते हैं। उस रात सभी ने घर में पूजा की। समीर ने इरा के कमरे में एक छोटा दीपक जलाया। इरा सोने से पहले बोली, पापा, हां, आज कोई नहीं आएगा। समीर ने राहत की सांस ली। फिर उसने पूछा, क्यों? इरा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया है कि अब हमारा घर उनका घर नहीं है। समीर ने माथे पर हाथ रखा। तुमने किससे कहा? इरा ने खिड़की की तरफ देखा। सबसे। बाहर अचानक हवा चली। दीपक की लौ कुछ सेकंड के लिए लंबी हुई, फिर शांत, और पहली बार घर में पूरी तरह सन्नाटा था। अगले कुछ महीने सच में शांत बीते। पुलिस ने पुराने लैंड रिकॉर्ड्स पब्लिक किए। डेवलपर के पुराने लोगों पर केस चला। राकेश की संपत्ति जब्त हुई। माया और बाकी अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। B1303 को परमानेंटली सील्ड कर दिया गया। समीर और नैना ने फैसला किया कि वे घर नहीं बदलेंगे। उनका मानना था कि डर से भागना हमेशा समाधान नहीं होता। लेकिन उन्होंने इरा को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी सुपरनैचुरल चीज से जुड़ी है। वह स्कूल जाने लगी, दोस्त बनाने लगी, और धीरे धीरे उसके बचपन की वह अजीब दुनिया कम होती गई। 1 साल बाद सिल्वर ऑक हाइट्स भी बदल चुकी थी। पुराना गार्डन ठीक किया गया। कुएं वाली जगह पर एक छोटा मेमोरियल बनाया गया। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ एक लाइन, उन लोगों की याद में जिनकी कहानी कभी पूरी नहीं कही गई। इरा अब कभी कभी उस जगह फूल रखती। एक दिन समीर ने उससे पूछा, तुम अभी भी माया को देखती हो? इरा ने कहा, नहीं। समीर ने राहत महसूस की। फिर उसने पूछा, कभी कभी भी नहीं? इरा ने मुस्कुराकर कहा, अब वो दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे दिखने की जरूरत नहीं। समीर ने बेटी को गले लगा लिया। लेकिन उसी रात
सुबह करीब 4 बजे नैना की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई बालकनी में खड़ा है। वह धीरे से उठी। बालकनी का दरवाजा बंद था, लेकिन पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। नैना ने कांपते हाथ से पर्दा हटाया। कोई नहीं। नीचे गार्डन खाली था, लेकिन रेलिंग पर एक छोटा सा लाल कागज रखा था। उस पर बच्चे की लिखावट में सिर्फ एक शब्द था, धन्यवाद। नैना ने वह कागज उठाया और उसके पीछे एक छोटी चांदी की चूड़ी थी। माया की उसने वह चूड़ी समीर को दिखाई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर समीर ने कहा, शायद अब सच में सब खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी क्षण उनके ऊपर से आवाज आई, टप, फिर टप, फिर टप। समीर ने छत की तरफ देखा। उनके ऊपर 13वीं मंजिल थी, B303। नैना ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? समीर ने सिर हिलाया। दोनों कुछ सेकंड सुनते रहे। आवाज फिर आई, इस बार जैसे कोई भारी वस्तु खींची जा रही हो। खर्र घ्रर। समीर ने फोन उठाया। बिल्डिंग सिक्योरिटी फुटेज खोली। 13वीं मंजिल का कैमरा बंद था, लेकिन लॉबी कैमरा में एक चीज रिकॉर्ड हो रही थी। रात 4:03 पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। कोई बाहर नहीं निकला। फिर भी लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुक गई। करीब 20 सेकंड बाद उसकी अंदर की लाइट बंद हो गई। सुबह मेंटेनेंस टीम जब ऊपर गई, लिफ्ट खाली थी, लेकिन उसके फर्श पर मिट्टी लगी थी और उस मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे। वे निशान लिफ्ट से बाहर निकलते हुए B1303 तक जाते थे, दरवाजे के सामने जाकर खत्म हो जाते थे। लेकिन डोर सील टूटी नहीं थी। मतलब जो भी आया था वह अंदर गया नहीं था, वह बाहर आया था। समीर ने उस घटना की जांच करवाना चाही, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। कैमरा में कोई व्यक्ति नहीं था। लिफ्ट लॉग्स में कोई अनयूजुअल मूवमेंट नहीं था। B1303 के बाहर लगी सील बिल्कुल सही थी। फिर भी फुटप्रिंट्स थे। कुछ दिनों बाद सोसाइटी ने तय किया कि पूरा B टावर रेनोवेट किया जाएगा। पुरानी इलेक्ट्रिकल शाफ्ट्स बदलनी थीं। B1303 को भी बंद करके खाली कर दिया गया। समीर वहां दोबारा नहीं गया। उसे लगता था कि कुछ कहानियों को वहीं खत्म होने देना चाहिए जहां वे खत्म होना चाहती हैं। लेकिन रेनोवेशन शुरू होने से एक रात पहले इरा ने कहा, पापा, ऊपर वाले घर को मत तोड़ना। समीर चौंका। क्यों? वह घर नहीं है तो वह रास्ता है। समीर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। कहां का रास्ता? इरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन डेमोलिशन टीम B303 में गई। दीवार तोड़ी गई, फर्श निकाला गया और एक अजीब चीज मिली, एक बंद लोहे का छोटा दरवाजा। वह उस जगह था जहां पहले किसी नक्शे में कोई रूम नहीं था। दरवाजा खोलने पर अंदर सिर्फ एक छोटा खाली कमरा मिला। एंड कोई फर्नीचर, एंड कोई डॉक्यूमेंट्स, एंड कोई ह्यूमन रिमेन्स। बस दीवार पर बच्चों की कई ड्राइंग्स थीं। घर, पेड़, लोग और बीच में एक कुआं। सबसे नीचे एक ड्राइंग में 3 लोग हाथ पकड़कर खड़े थे। एक लड़की, एक आदमी, एक औरत और उनसे थोड़ी दूरी पर एक बच्ची। इरा ने ड्राइंग देखी तो मुस्कुरा दी। समीर ने पूछा, कौन हैं ये? इरा ने कहा, माया, उसके पापा और उसकी मम्मी और चौथी बच्ची। इरा ने कहा, वो मैं हूं। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम? हां, लेकिन ये ड्राइंग किसने बनाई? इरा ने शांत आवाज में कहा, मैंने। समीर ने ड्राइंग पलटी। पीछे तारीख लिखी थी, कल की। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। डरिए मत, तुमने ये कब बनाया? मुझे नहीं पता, और इसमें मैं क्यों नहीं हूं? इरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, क्योंकि पापा। हां, आपको वहां नहीं जाना है। समीर के चेहरे पर डर आ गया। कहां?
ईरा ने कमरे के फर्श की तरफ देखा जहां वो सब पहले गए थे। उस दिन डिमोलिशन रोक दिया गया। पुलिस ने रूम सील कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि वह हिडन रूम असल में क्यों बनाया गया था। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि शायद वह कंस्ट्रक्शन एरा स्टोरेज चेंबर था। कुछ लोगों ने कहा कि वह पुराने फार्म हाउस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि उसमें ड्राइंग्स किसने बनाई थीं। कई साल बीत गए। ईरा बड़ी होती गई। समीर और नैना बूढ़े। सिल्वर ओक हाइट्स में नए लोग आए। पुराने लोग चले गए। B1303 का नाम लोग धीरे धीरे भूल गए। फ्लैट के बाहर कोई सील नहीं थी, बस एक दीवार थी, एक साधारण दीवार, और उसके दूसरी तरफ एक खाली कमरा। समीर ने कभी दोबारा उसके पास जाना पसंद नहीं किया, लेकिन मरने से कुछ महीने पहले उसने अपनी पुरानी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी। उसने लिखा, मैंने जिंदगी में बहुत बार सोचा कि भूत क्या होते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद हम गलत सवाल पूछते हैं। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि भूत सच में होते हैं या नहीं। हमें पूछना चाहिए कि कोई आवाज इतनी देर तक क्यों इंतजार करती रही कि आखिर कोई उसे सुन ले। उसने आगे लिखा, माया को घर चाहिए था, विवेक को सच, उसकी मां को अपनी बेटी, और उन पुराने लोगों को सिर्फ यह कि उनकी कहानी मिटाई न जाए। शायद डर की शुरुआत वहीं होती है जहां किसी की आवाज दबा दी जाती है। और आखिरी लाइन, लेकिन आज भी जब रात के 2 बजे मेरे ऊपर से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आती है, मैं ऊपर नहीं जाता, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद रहकर ही हमें याद दिलाते हैं कि अतीत को समझना चाहिए, मगर उसके अंदर हमेशा के लिए रहना नहीं चाहिए। समीर के गुजर जाने के कुछ दिन बाद नैना ने उनकी डायरी पढ़ी। वह बैल्कनी में बैठी थी। शाम हो चुकी थी। नीचे गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। ईरा, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसके पास आकर बैठी। नैना ने पूछा, तुम्हें अभी भी वो सब याद है? ईरा ने कुछ देर आसमान देखा, फिर कहा, सब नहीं। माया? हां। वो कैसी थी? ईरा हल्के से मुस्कुराई, बहुत शांत। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? ईरा ने बैल्कनी के नीचे उस गार्डन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, उसी दिन जब उसने कहा था कि उसे अब घर मिल गया। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। तभी नीचे गार्डन में लगी छोटी घंटी हवा से बज उठी। ठन। ईरा ने नीचे देखा। एक छोटी लड़की वहां खड़ी थी, लाल फ्रॉक में, हाथ में लाल गुब्बारा। ईरा कुछ कह पाती उससे पहले लड़की ने ऊपर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे लोगों के बीच गायब हो गई। ईरा ने आंखें बंद कर लीं। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति, क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां यह याद दिलाने के लिए होती हैं कि किसी इंसान को मिटा देना आसान है, लेकिन उसकी कहानी को हमेशा के लिए मिटा देना इतना आसान नहीं। और शायद इसी वजह से आज भी अगर आप किसी पुरानी सोसाइटी की ऊपरी मंजिल पर रात के समय चलते हुए बच्चों के कदमों की आवाज सुने, तो तुरंत यह मत सोचिए कि वहां कोई भूत है। हो सकता है वहां कोई ऐसी याद हो जो सिर्फ यह चाहती हो कि कोई एक बार रुककर उसकी बात सुन ले। और अगर कभी कोई बच्चा आपसे कहे, ऊपर वाले बंद घर में कोई रहता है, तो उसे डांटने से पहले एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चों की कल्पना बहुत कुछ बना सकती है, लेकिन कभी कभी वे ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जिन्हें बड़े लोग सालों से देखने से बचते आ रहे होते हैं। और सिल्वर ओक हाइट्स में आज भी एक फ्लैट ऐसा है जिसका दरवाजा शायद कभी नहीं खुलेगा। उसके बाहर कोई नाम नहीं लिखा, कोई नंबर भी नहीं, बस एक छोटी सी पीतल की प्लेट लगी है। उस पर केवल 4 शब्द हैं, कुछ कहानियां घर मांगती हैं। बाकी पूरा फ्लैट आज भी खाली है। लेकिन रात के बाद कभी कभी 13वीं मंजिल के कॉरिडोर में एक बच्चे के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। पहले एक कदम, फिर दूसरा,
फिर तीसरा और आखिरी कदम के बाद बहुत हल्की आवाज आती है, अब मैं घर जा रही हूं। बहुत हल्की आवाज आती है, अब मैं घर जा रही हूं।